हेलो एवरीवन। आज ये फ्लैट 42 के सच का पार्ट 8 है एंड इट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। तो ये लास्ट पार्ट है, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो बेयर विथ मी। मैंने जितने भी स्टोरीज बनाए हैं, इसका फॉर्मेट मैंने ऐसा रखा है कि आप इसे चला दो एंड एज अ पॉडकास्ट इसे सुनो। यू डोंट हैव टू वॉच इट, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो वॉच इट। बट इसको मैंने बनाया इस तरीके से है कि यू कैन वॉच देम एज अ पॉडकास्ट। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स डाइव इनटू द लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज। जब मैंने उसे विंडो से देखा, हाथों में गार्डन सीजर पकड़े हुए, चेहरे पे एक पागलपन भरी मुस्कान, मैं बस वहीं की वहीं रुक गई। मैं उस जगह वैसी की वैसी ही जम गई। मेरे चेहरे के जले हुए हिस्से में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ सुन्न हो चुका था। जो सुकून मुझे उस झूठी पड़ोसन को ख़त्म करने से मिला था और जो खुशी दीपक जैसे दोस्त को पाने की थी, वो सब एक पल में ही कट के छिन गया, जैसे मेरे पौधों के एक एक पत्ते काट दिए गए हों। वो ऐसा क्यों कर रही थी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? हर तरह के सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरा गुस्सा अंदर ही अंदर उबाल खा रहा था। इस जगह का हर कोना मुझे नए सवालों में डाल रहा था। हर एक जवाब के बदले 10 नए सवाल उठते थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक सवाल था जो सबसे ज़्यादा मायने रखता था। पूनम को कैसे पता चला? मैं टीना के टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचने लगी। मैं सोचना नहीं चाहती थी कि टीना जैसी प्यारी लगने वाली औरत ऐसा कुछ करेगी, लेकिन फिर भी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने इकबाल पोस्टमैन के बारे में सोचा। कुछ दिनों से उसके वाइब्स अजीब लग रहे थे। शायद उसने दीपक को सुबह सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देख लिया हो। मैं वहीं खड़ी थी, जम सी गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रही जब तक मैंने देखा पूनम मेमोरियल बेंच पर गिर गई। वो रोते हुए अपने हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। उसके आसपास मेरी छोटी सी गार्डन की तबाही बिखरी हुई थी और गार्डन के सिजर जमीन पे पड़े हुए थे। सीढ़ियाँ उस दिन मुझ पर मेहरबान थी। सिर्फ 4 फ्लोर में ही मैं नीचे पहुंच गई। मैं कॉरिडोर के रास्ते भागकर बिल्डिंग के पीछे से बाहर निकली। ये भी नहीं पता था कि मुझे कहना क्या है। पूनम, बस इतना ही कह पाई। वो एकदम सीधी होकर बैठ गई, फिर इतनी तेजी से खड़ी हुई जितना मैं सोच भी नहीं सकती हूँ ऐसी बुरी औरत के लिए। तुम एक शैतान बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुमने क्या किया? वो चीखी। उसके चेहरे पर इतना ज़्यादा एनिमेशन था कि उसकी झुर्रियों के बीच के हिस्सों में ऐसी हलचल हो रही हो जैसे किसी गुस्से से भरे बॉडी बिल्डर के नसें फूल जाती हों। तुम मुझे शैतान कह रही हो? तुमने वो घटिया नोट छुपा के रखा जिसमें मेरी जान बचाने वाली एक भी ज़रूरी बात नहीं थी। उसी वजह से मेरा हस्बैंड मर गया और तुम अपने ही। मैंने चीखते हुए कहा। आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने बीच में ही रोक दिया मुझे। उसके बारे में एक भी लफ्ज़ मत कहना। उसकी आवाज़ कांप गई और वो फिर से टूट गई। इस बार घुटनों के बल गिर गई। उसके ड्रेस के नीचे ट्विग्स और पत्ते चिपक गए थे। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, तो मैं भी ज़मीन पर बैठ गई। मुझे पता था शायद ये एक गलती है, क्योंकि इस औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और मैं ये भूली भी नहीं थी। लेकिन एक बुरी औरत को सीमेंट के फ्लोर पर रोते हुए देखना दर्द दे गया। तुम्हें गार्डन के बारे में कैसे पता चला? मैंने शांत स्वर में पूछा, अपना अप्रोच बदलते हुए। उसने एक क्रम्पल्ड पेपर मेरे हाथ में थमा दिया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं। डियर पूनम, मुझसे नहीं रहा गया ये जानते हुए कि मैंने क्या किया है। मुझे कभी तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। आखिरी 2 कभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। वो कभी उनकी थी ही नहीं, लेकिन मुझे उसकी सफरिंग ख़त्म करनी होगी। मुझे माफ़ करना, दीपक। जब मैंने ये नोट पढ़ लिया तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि उसने क्या किया है। लैला या उसका जो भी हिस्सा बचा था अब पूरी तरीके से चला गया था। सभी क्रिएचर्स में से सिर्फ अब जो लिफ्ट में थे वही रह गए थे, वो जो अर्जुन के मर्डर के जिम्मेदार थे। दीपक ने उन कुछ घंटों में जब मैं सो रही थी यही किया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा पूरा परिवार तुम्हारी वजह से चला गया। ये बात दिल को छू गई। मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे हमेशा से कॉन्फ्रंटेशन से नफरत थी। मुझे लगा जैसे मैं अंदर से ग्लिच हो रही हूँ। हाउ कैन यू से दैट? मैंने उसे देखा था। एक छोटी केज में बंद थी। डॉग फूड और छोटे जानवर खा रही थी। तुम्हारा परिवार उस लिफ्ट में मरा, बिल्कुल जैसे मेरा अर्जुन। मुझे शब्दों को जोड़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन मैं पूनम को ये ब्लेम देने नहीं वाली थी। लैला का मरना जितना भी बुरा हो, उस हालत से बेहतर था। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? पूनम गुर्राई। फ्लोर 9 दिखाने ले गया था ना तुम्हें? उसी ने ये सब किया है, मैं नहीं। और अब तुम्हारा चेहरा भी बर्बाद कर दिया।
वो सब कुछ घुमा के बता रही थी। जैसे ही उसने मेरे चेहरे का जिक्र किया, मुझे दर्द का एहसास हुआ। मुझे सच में मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए थी। ये उसकी गलती नहीं थी, तुमने ही उसे ऐसा बनाया था, और उसने जो किया उसका सबब तुम ही थी। तुमने ही ये सब मुझे बताया था। मैं दीपक को बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अंदर से चुभता रहा। लैला एक मासूम छोटी लड़की थी। उसे सज़ा मिलना, चाहे कोई भी रीज़न हो, सही नहीं था। ये सब कुछ एक घटिया मैस बन गया था। मैं तो शॉक में थी, और फिर मुझे वो फिर से मिल गई इतने सालों बाद। उसके बाद मैंने विनोद को खो दिया, फिर अपना घर, और अब मुझे उसका शोक एक बार फिर से मनाना पड़ रहा है। पूनम अब भी रो रही थी, लेकिन ज़्यादा सॉफ्ट टोन में। मैंने आसपास देखा उस तबाही को जो उसने क्रिएट की थी, और ऊपर बिल्डिंग के उस हिस्से को जहाँ मेरा हस्बैंड मरा था। मैंने आंखें घुमाई डिसबिलीफ में कि वो अब भी इतनी सेल्फिश थी। वो बोलती रही, मैं तुम्हें लैला के बारे में बताती हूँ। वो एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लड़की थी। जैसे मैंने पहले कहा था, मेरे 2 बड़े बच्चे और भी हैं, उनके भी कई और बच्चे हैं, लेकिन मैं उन दोनों बड़े बच्चों से सालों से बात नहीं करती थी, लैला से पहले भी। लैला मेरा पहला मौका था किसी ग्रैंड चाइल्ड को जानने का। विनोद भी उससे बहुत प्यार करता था, हमेशा उसे कहानियाँ सुनाता, उसके लिए चॉकलेट्स छुपा के लाता। मैंने अपने बेटे से मिन्नत की थी उसे मेरे पास छोड़ दे। मेरे बच्चे हमेशा से नाजुक रहे हैं, उसका बचपन आसान था, फिर भी मुझे ही दोष देते हैं। मैंने उन्हें एक सख्त और सुधरा हुआ जीवन दिया था, लेकिन उन्होंने कभी उसे अप्रिशिएट नहीं किया। वो कहते हैं कि मैं एक कठोर माँ थी। लैला का फादर ही एकमात्र था जिससे मैं बात करती थी, वो भी सिर्फ नाम का रिश्ता था, लेकिन लैला एक दूसरा मौका थी। जब उसने हाँ कहा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, और भी हैरानी हुई कि उसने अपनी बीवी को कैसे मना लिया। वो औरत तो मुझे कभी पसंद ही नहीं करती थी, वैसे मैं भी उसे कभी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने उस दिन के बाद मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। उनके और भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिनको मैं कभी नहीं देख पाऊंगी। मुझे उस वक्त ही पता था कि मेरे बच्चों के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। तो जब दीपक ने मुझे एक सॉल्यूशन दिया, मैंने उसे ले लिया। मैं पूरी तरह ईमानदार नहीं थी जब तुम पहली बार मिली। मैंने कहा था मैंने ये नहीं चाहा, लेकिन मैं इतनी डेस्परेट थी, कभी कोई सेफ तरीका था ही नहीं उसे वापस लाने का। दीपक ने मुझे समझाया था कि वो क्या बन जाएगी। पहले तो वो मुझे मना कर रहा था, उसने मुझे डराने की कोशिश की। मैं पूरी तरह से समझ गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं उस थॉट को छोड़ नहीं सकती थी। मेरी प्यारी छोटी लैला, जिसे हमेशा अपनी दादी की ज़रूरत होती थी। शायद मैं पहले ही इस बात को स्वीकार करने से शर्मा रही थी, लेकिन मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए। मेरा झगड़ा दीपक से तब हुआ जब वो उसे पहली बार मारने की कोशिश कर रहा था। उस नोट वाली बातें बोलता जा रहा था, किस तरह का मॉन्स्टर छोटी सी लड़की को मारना चाहता है। इसी वजह से मैंने गार्डन बर्बाद कर दिया। उसने कहा था ये नए ब्लॉग की न्यूज़ वो कोप नहीं कर पा रहा है, और उसे मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कि ये सब मुमकिन है और उसे मारना ही होगा। मैंने उसे छुपा दिया जब तक बुलडोज़र नहीं आए। जब वो गायब हुआ तो मुझे लगा अब मैं अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ दिन उसके साथ शांति से बिता सकती हूँ। विनोद मुझसे नफ़रत करता था, लेकिन लैला के साथ टाइम बिताना ही मेरी ज़िंदगी बन गया था। जैसे वो थी वैसे ही मैंने उससे प्यार करना सीख लिया था। मुझे घबराहट होने लगी। पूनम की बातें सुनकर अर्जुन के लिए छुपी हुई फीलिंग्स उभर आई। मुझे अब तक शोक मनाने का वक्त भी नहीं मिला था। मैं उसे बहुत याद करती थी। मेरी पुरानी लाइफ, मेरा पुराना फ्यूचर, सब कुछ अब मिलियन माइल्स दूर लग रहा था। मुझे तसल्ली हुई कि दीपक ने पूनम के साथ कोई धोखा नहीं किया, और ना ही वो लैला को रैट बनाने का इरादा रखता था। वो सच में एक अच्छा इंसान था। तुम उसके लिए जीती थी, लेकिन वो कभी जी ही नहीं रही थी। अपने ही खून के रिश्तेदार के साथ कोई समझदार इंसान ऐसा कर सकता है क्या? मैंने पलट के जवाब दिया। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये बिल्डिंग लोगों को पागल बना देती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी थी, मैं थी उसके पास। उसे और कुछ चाहिए भी क्या था? वो बिल्डिंग के इरेशनल होने की बात को सह सकती थी। मेरे चेहरे का दर्द भी उसकी बात से दिख रहा था, लेकिन अब मैं यकीन से कह सकती थी कि वो सच में पागल हो चुकी थी, कम्प्लीटली पागल। अब वो रोना बंद कर चुकी थी। उसका गुस्सा वापस से उठ रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो वाकई में बच्ची जैसी नहीं थी, लेकिन पूनम तो उस क्रिएचर से नए तरीके से रिश्ता जोड़ चुकी थी, उस चीज़ के साथ
जो उसने खो दिया था। मेरे हर रैशनल आर्ग्यूमेंट के जवाब में उसकी चीख ज़्यादा तेज होती गई। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी उसके लफ्ज़ बेकार होते जा रहे थे। हम दोनों के बीच में बहस बस गोल गोल घूमती रही, जैसे कोई निकलने का रास्ता ही ना हो। कुछ देर बाद वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तक हम दोनों खड़े हो चुके थे। उसकी फ्रेल सी बूढ़ी बॉडी के बावजूद पूनम सच में डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिख रहा था। अब उसके वर्ड्स मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहे थे। मैं ओवरवेल्म थी। इतने थॉट्स एक साथ आ रहे थे कि मैं उसके बोलने की बातें प्रोसेस भी नहीं कर पा रही थी। मैं पीछे हट गई, थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए हम दोनों के बीच में। इसी वक्त मेरी नज़र कोने से गई बिल्डिंग के विंडो की तरफ। काफ़ी लोग देख रहे थे हमारे बीच का झगड़ा। पूनम की चीख ने सबका ध्यान खींच लिया था। धूप तेज़ थी और मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने देखा कि आदित्य और अदिति अपने बेडरूम से मुझे देख रहे थे। वो बहुत तेज़ी से हाथ हिला रहे थे, कुछ पॉइंट कर रहे थे। मैंने भी हाथ हिलाकर कुछ इशारा करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार मेरी तरफ पॉइंट कर रहे थे। वो मुझे किसी चीज़ के बारे में वार्न कर रहे थे, पर किस चीज़ के लिए? तभी मैंने सुना गार्डन के कैंची की घिस घिस करती हुई आवाज़। पूनम ने वो उठाया और मेरी तरफ दौड़ पड़ी। तुम जाहिल छोटी सी बिच, तुम सुन ही नहीं रही। तुम इस घर के लायक नहीं हो। तुमने उसे मार दिया। ट्विंस मुझे कह रहे थे पीछे मुड़ के देखो। मुझे उससे आंख हटानी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन इस बार पहले बार की तरह शॉक में जमने के बजाय मेरी फाइट और फ्लाइट इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो गई। मैं ज़िंदगी में पहली बार इतनी तेज़ दौड़ी। मैं सीधा बिल्डिंग के अंदर घुस गई और नीचे से फ्लैट के दरवाज़ों की तरफ एक सिम्फनी सी सुनाई दी, लॉक और बोल्ट्स की क्लिक करने की आवाज़। मुझे सीयरिंग पेन हो रहा था, लेकिन मैं भागती रही। जैसे ही मैं अपने फ्लैट के बाहर आई, मिस्टर पटेल की वही जानवर वाली आवाज़ें पूरे हॉलवे में गूंज रही थी। उसी वक्त एक ख्याल आया। मैं उसके दरवाजे की तरफ दौड़ी और पूनम पीछे से चाकू लेके मुझे डरावनी तरीके से घूर रही थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। मुझे कुछ चोट लगी थी जब मैं फ्लैट 48 के बाहर रुकी। पेन इतना ज़्यादा था कि मुझे लगने लगा कि मैं अपना होश खोना शुरू कर रही हूँ। खून इतना बह गया था कि लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहूँगी। मैं अपनी आखिरी सांस भी दे सकती थी अगर पूनम का काम ख़त्म हो जाए तो। सिर्फ एड्रेनलिन के भरोसे मैंने ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया और चिल्लाई, मिस्टर पटेल क्या आप मेरी मदद करेंगे? ये एक अंधेरों में तीर छोड़ने जैसा था। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन कुछ तो करना था। पूनम ने स्टैबिंग रोक दी थी। अब वो सिर्फ खड़ी होकर मुझे धीरे धीरे मारने का मजा ले रही थी। मैं इतनी कमज़ोर थी कि होश जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ सुनी, अंदर से भारी लॉक्स खुलने की आवाज़। चेन, बोल्ट सब खुल रहे थे और फिर मेरी धुंधली नज़रों के सामने एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म जैसे बुल और वुल्फ का क्रॉस था, फ्लैट 48 से बाहर निकला और उसने पूनम को कुचल कर मार दिया। मैंने उसके हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनी और फिर मेरा होश चला गया। मैं एक दिन बाद हॉस्पिटल में उठी। मेरे पेरेंट्स थे, पुलिस भी थी। उन्होंने बताया कि मुझे टावर के बाहर बेहोशी में हैंडबैग के बिना एक पड़ोसी ने देखा था, जो विंडो से ये सब देख रहा था। पुलिस ने कहा उस आदमी ने देखा 2 आदमी आए, मुझे और अर्जुन को केमिकल से अटैक किया और अर्जुन को कार में उठा के ले गए। पुलिस अब तक उस कार की तलाश में थी, लेकिन वो नतीजा नहीं मिला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन एक बात पक्की थी, अर्जुन के मिसिंग होने का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं था। मैं पुलिस की कहानी के साथ चलती रही। बता दिया कि अर्जुन ने काम से छुट्टी ली थी। हम दोनों नए घर में वक्त बिता रहे थे। मुझे 4 बार चाकू लगा था, लेकिन सब शैलो थे, पेनफुल लेकिन जानलेवा नहीं। बर्न्स को उन्होंने केमिकल अटैक मारा। मैं बच गई। पुलिस ने कहा वो मुझे अपडेट्स देंगे, लेकिन वो कार उन्हें कभी नहीं मिलेगी। काश वो कहानी सच होती, क्योंकि उसमें कम से कम अर्जुन के जिंदा होने की उम्मीद होती। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं वापस फ्लैट में जाऊँ। उन्होंने कहा एरिया अनसेफ है और मैं खुद उसका सबूत हूँ। उन्होंने ऑफ़र किया कि वो मेरी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया, मुझे वापस जाना था। 2 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गई। जब फ्लैट वापस पहुंची, अजीब सा सुकून था, जैसे ये जगह सब कुछ के बावजूद मेरा घर हो चुकी हो। मैंने लिफ्ट ली, पहली बार अर्जुन के जाने के बाद। रिकवरी के बाद सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल था। लिफ्ट में फ्लोर 9 का बटन अब भी नहीं था। मुझे उन क्रीचर्स का ख्याल आया, लेकिन इस बार उनका डर नहीं था। अपने कॉरिडोर तक पहुंची तो मिस्टर पटेल न्यूज़पेपर और दूध का बैग लेकर जा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी नॉर्मेलिटी थी, जैसे उन्होंने किसी को कुचला ही नहीं था कुछ दिन पहले। मैं कंफ्यूज थी, क्या मैंने सब कुछ सपने में देखा था?
क्या मैं सच में मग्ड हुई थी? लेकिन फिर उन्होंने एक लाइन कही जिससे सब कुछ कंफर्म हो गया। मुझे वो औरत कभी पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास एक असली दोस्त है नीचे वाली लेडी में। वो मुस्कुराया और अपना दरवाज़ा खोला। मैं अपने फ्लैट में गई और अपने सोफे पे बैठ गई। सब कुछ खाली था लेकिन रिलीव्ड थी। पूनम और फेक पड़ोसी सब चले गए थे। अब सिर्फ लिफ्ट के क्रीचर्स बचे थे, वो भी सिर्फ 1:11 से 3:33 के बीच ही दिखते थे। शायद अब मैं इस जगह पे थोड़ा पीसफुल जी सकती हूँ। तभी नॉक हुआ। टीना आई। हाथ में मेरा हैंडबैग था जो उसके यहाँ छूट गया था। मिस्टर पटेल सही कह रहे थे, वो एक अच्छी दोस्त थी। मैंने उसका शुक्रिया किया, उसने पुलिस से जो कहा था उसके लिए। उसने बताया वो मेरा बैग वापस देने आई थी और जब पहुंची तो मुझे और पूनम को फ्लोर पे पड़ा देखा। मैंने पूछा पूनम की लाश का क्या हुआ? उसने सिर्फ फ्लैट 48 की तरफ इशारा किया। वो उसे खा रहा था। अब कुछ दिन बीत गए थे। मैंने यहाँ रुकने का फ़ैसला कर लिया था। मैं नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सकती थी। जो मैंने यहाँ देखा झेला, उसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता। मैंने गार्डन दोबारा प्लांट करने की कोशिश की ट्विंस के साथ। थोड़े स्टिचेस भी फिर से खुल गए। दीपक नहीं आया, शायद वो हमेशा के लिए चला गया है। अब मैं इस जगह को पूरी तरह से अपनाने के लिए रेडी हूँ। कुछ दिन मुश्किल थे लेकिन अब वक्त मिला है सांस लेने का और शोक मनाने का। और अर्जुन का गम वो अभी भी हर रात सताता है। और इसी वजह से मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ। कल रात मैं बेड पर लेटी थी। पूनम, लैला, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चुभ रही थी वो खुशी जो पूनम को लैला के वापस आने से मिली थी। मुझे सबने मना किया लेकिन मैंने फिर भी वो रिचुअल किया। अर्जुन अभी मेरे सामने नहीं आया है लेकिन मैंने स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनी है। शायद अर्जुन वापस आ गया है। वेल, दैट वॉज एंड ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज़ फ्लैट 42 का सच। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये कंप्लीट सीरीज़। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस टाइप के और भी सीरीज़ लेके आऊँ एंड अपना प्यार दिखाने के लिए इस सीरीज़ को। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।